नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस आरओ जीएस मॉक टेस्ट 58 जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूं तो यहां पर आपका जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होगा और मेंस में क्लास जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी क्लास में आपको बताया जाएगा। नोट्स बायलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर प्रीलिम्स के लिए। तो अगर इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और सीरीज लेकर आया है। एक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको 12,000 प्रश्न मिलेंगे और दूसरी जो सीरीज है वो आपके यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन क्रैश कोर्स है। अगर इन दोनों से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1991 की नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। किससे रिलेटेड थी? नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट। प्रत्यक्ष कर से, कृषि सुधारों से, वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से या फिर कर सुधारों से। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? क्लास ध्यान दीजिएगा, कमिटी से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे कमिटी से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज फिर एक प्रश्न है नरसिम्हन कमेटी से, जहां से आपकी परीक्षा में कई बार पहले भी प्रश्न बने हैं। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा एबीसीडी में से? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है नरसिम्हन समिति की जो रिपोर्ट थी वो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से रिलेटेड थी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड थी। यहां पर एक और प्रश्न हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी 1991? नरसिम्हन कमेटी का मुख्य सुझाव क्या था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की थी नरसिम्हन कमेटी ने, एसएलआर को रिड्यूस करने की बात कही थी, या फिर प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को इंक्रीज करने की बात की थी, या फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रांच नेटवर्क इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में ज्यादा बैंक के ब्रांचेस को खोलने की बात की थी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो मेजर रिकमेंडेशन थे नरसिम्हन कमेटी की वो थी रिडक्शन इन एसएलआर। बी आपका सही उत्तर है। अब इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाह रही हूं, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम जब भी किसी बैंक की बात करते हैं तो बैंक में हम दो टर्म्स को डिस्कस करते हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट। देखिए कोई कस्टमर है, हम मान के चल रहे हैं जिसका कि नाम ए है। कस्टमर ए बैंक में आया और उसने डिपॉजिट किया, उसने कुछ पैसे ले जाकर बैंक में डिपॉजिट किए एक्स अमाउंट। तो ये जो कस्टमर ए ने डिपॉजिट किया एक्स अमाउंट को, ये बैंक की लायबिलिटी क्रिएट करेगा। और यहीं पर एक कस्टमर है, कस्टमर बी क्लास। कस्टमर बी क्या कर रहा है? बैंक में से कुछ पैसे उधार ले रहा है, लोन ले रहा है। अब मान के चले उसने लोन लिया वाई, तो ये जो लोन है वो बैंक के लिए एक एसेट जनरेट करेगा। कस्टमर ए का जो डिपॉजिट एक्स अमाउंट है वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी जनरेट करेगा। क्यों लायबिलिटी जनरेट करेगा? क्योंकि बैंक को पता है कि कुछ समय बाद उसको अपने कस्टमर को इन पैसों को वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। कस्टमर के लिए जो लोन वाई है, जो कस्टमर ने जो लोन वाई लिया है, कस्टमर ने जो लोन वाई लिया है वो बैंक के लिए एक एसेट जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि कुछ समय बाद कस्टमर जो है वो अपने लोन को चुकाएगा
और देखिए यहीं पर दिक्कत आती है जब कस्टमर अपने पैसे जो उसने लोन के फॉर्म में लिया है वो बैंक को वापस नहीं कर पाता है, तो यही जो एसेट है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। क्लियर है? तो यहां पर सीआरआर और एसएलआर को समझने के लिए एक टर्म होता है एनडीटीएल, ये समझना बहुत आवश्यक है। एनडीटीएल क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्लास। ध्यान दीजिएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यहां पर कौन सा टर्म लिखा है? लायबिलिटी लिखा है। अब लायबिलिटी आपको पता है ना, बैंक की लायबिलिटी क्या होगी? अगर कोई कस्टमर ए एक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता है तो ये जो एक्स अमाउंट है बैंक के लिए एक लायबिलिटी जनरेट करती है। बैंक को अपने कस्टमर ए को इस पैसे को वापस करना रहता है विद इंटरेस्ट, ये बैंक की एक लायबिलिटी जनरेट करती है। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है? डिमांड लायबिलिटी क्या होती है? जैसे हमारा सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट हो गया, कासा, जिसमें से हम जब चाहे बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट से जब चाहे आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग पैसे निकाल सकते हैं और बैंक आपको देगा भी अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक की लायबिलिटी हुई ना। और डिमांड लायबिलिटी है जब कस्टमर डिमांड कर रहा है तब बैंक को उसके पैसे को वापस करना है, तो वो डिमांड लायबिलिटी हो गई। टाइम लायबिलिटी क्या होती है? जैसे किसी कस्टमर ने एफडी किया, फिक्स डिपॉजिट किया 10 साल के लिए, तो ये 10 साल के लिए कस्टमर ने अपने पैसे को बैंक में ले जाके डिपॉजिट कर दिया और 10 साल बाद वो जब अब बैंक में जाएगा अपने पैसे को निकालने के लिए तो बैंक को उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे एफडी में जो उसने डिपॉजिट किया विद इंटरेस्ट। तो ये टाइम लायबिलिटी हो गई। एक टाइम डिसाइड हो गया कि 10 साल बाद जो कस्टमर है वो अपने पैसे को वापस लेने आएगा, तो टाइम लायबिलिटी हो गई एफडीआर, सेविंग अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो एनडीटीएल मतलब समझ में आया ना, लायबिलिटी मतलब समझ में आया ना। क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि एनडीटीएल क्या होता है और लायबिलिटी मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि लायबिलिटी और एसेट में क्या डिफरेंस है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, क्लास मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है कि जब भी कोई कस्टमर कुछ अमाउंट ले जाके बैंक में डिपॉजिट करेगा तो वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा, और जब भी कोई कस्टमर बैंक से जाकर लोन लेगा तो वो बैंक के लिए एक एसेट जनरेट करेगा। ठीक है, बताइए। अच्छा, अब थोड़ा सा एसएलआर और सीआरआर को समझते हैं। यहां पर क्लास जब हम सीआरआर की बात कर रहे हैं, सीआरआर का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, यहां पे दो टर्म्स को पकड़िएगा, एक कैश को, एक रिजर्व को। तो जितने भी बैंक आपके हैं वो कैश को रिजर्व करते हैं, मतलब संरक्षित करते हैं। ठीक है, किसके कहने पर? सेंट्रल बैंक के कहने पर, आरबीआई के कहने पर। कितना परसेंट रिजर्व करेंगे? अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट, एक्स अमाउंट जो है एनडीटीएल का, वो हर बैंक रिजर्व करेगा, संरक्षित करेगा। किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। और कहां ले जाके रखेगा? सेंट्रल बैंक में, जो कि आरबीआई है। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, द परसेंट ऑफ बैंक NDTL, net demand and time liability, that it must keep in cash within central bank RBI। तो हर बैंक की ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी उसका NDTL है उसका कुछ परसेंटेज वो कैश के फॉर्म में संरक्षित करके रखे। कहां पर? सेंट्रल बैंक में, आरबीआई के पास। क्लियर है? एसएलआर क्या है? ध्यान दीजिएगा, एसएलआर में एक टर्म है लिक्विडिटी, तरलता। तो यहां पर भी जो बैंक है वो कुछ पैसे गोल्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर सिक्योरिटी या फिर पैसे के फॉर्म में रिजर्व करके रख रहा है, संरक्षित करके रख रहा है। यहां पर भी संरक्षित कर रहा है, लेकिन वो उसको अपने खुद के लॉकर में संरक्षित कर रहा है, जिसकी की चाबी वो कहीं आरबीआई को ले जाके दे रहा है। वो इन पैसों को कभी निकाल नहीं सकता, इस गोल्ड को और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज को कभी नहीं निकाल पाएगा वो बैंक। आज जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेगा। लेकिन आम
दिनों में बैंक एसएलआर में जो उसने रखा है अपने लॉकर के अंदर गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज, उनका प्रयोग नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, सीआरआर में भी हम रिजर्व करने की बात करें, एसएलआर में भी हम रिजर्व करने की बात करें। सीआरआर में जो भी चीजें संरक्षित की जाएगी, ठीक है, रिजर्व करने की बात होगी, वो खाली कैश के फॉर्म में होगी, कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर में हम लोग रिजर्व कर रहे हैं गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में। हम लोग नहीं, बैंक रिजर्व कर रहा है आरबीआई के कहने पर, ठीक है, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड के फॉर्म में, ठीक है। सीआरआर जो बैंक है वो ले जाके आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास रख दे रहा है उसके लॉकर में। एसएलआर वो खुद के लॉकर में रख रहा है बैंक, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, द परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, हम मान ले X% ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक मस्ट कीप इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज विद इन देमसेल्फ, अपने ही लॉकर में। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्लास? बताओ। अब यहां पर मैं एक चार्ट बनाती हूं आप लोगों के लिए, इधर की तरफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाले स्लाइड में, इसको डिलीट मारती हूं सारी चीजें। यहां पर ध्यान देना, एक तरफ मैं सीआरआर लिख रही हूं, एक तरफ मैं एसएलआर लिख रही हूं। मेरे स्टूडेंट्स को यह पता चल गया है कि सीआरआर में हम कैश को क्या कर रहे हैं? रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, एसएलआर में भी हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड एसेट्स को रिजर्व कर रहे हैं, जहां पर आपका गोल्ड हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है, कैश भी हो सकता है। इन सारी चीजों को हम रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सीआरआर को ले जाकर हम किसके पास रख रहे हैं? आरबीआई के लॉकर में रख दे रहे हैं, समझाने के लिए। एसएलआर को बैंक अपने पास ही, देमसेल्फ अपने पास ही रख रहा है, लेकिन उसको यूज नहीं कर सकता है। एक चीज में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सीआरआर में कोई भी इंटरेस्ट आरबीआई नहीं देगा। याद रखिएगा, सीआरआर जो बैंक आरबीआई में ले जाकर रख रहा है, तो क्वेश्चन बनता है कि जब सीआरआर बैंक ले जाकर आरबीआई में रख रहा है तो क्या बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, बैंक को कोई भी इंटरेस्ट यहां नहीं मिलता है। एसएलआर में बोल दिया जाता है कि बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। कौन इंटरेस्ट देता है? क्वेश्चन होता है। बैंक तो एसएलआर को खुद अपने लॉकर में ले जाके रख रही है, तो बैंक को इस एसएलआर पे इंटरेस्ट कौन देता है? तो यहां पर जो बैंक को इंटरेस्ट देता है वो कोई नहीं देता है। वो ये कारण होता है कि देखिए, बैंक ने अपने लॉकर में बॉन्ड रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी और गोल्ड रखा है। तो हो सकता है समय के साथ गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाए, मार्केट वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ जाए, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाए, तो उस केस में क्या देखा जाता है कि जो एसएलआर बैंक्स ने अपने पास रखा है उसमें हमें इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक है, कोई स्पेशली आके इंटरेस्ट देता नहीं है, बस मार्केट वैल्यू बढ़ने के कारण, घटने के कारण उसमें लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट मिल रहा है, घट रहा है। ये चीज क्लियर है क्लास? बताइए, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नरसिम्हन कमेटी ने क्या कहा था कि एसएलआर को रिड्यूस करने की बात इन्होंने कही थी। जब भी मुद्रास्फीति होगी, जब भी इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति मतलब क्या है? जो प्राइस की, जो रुपए की वैल्यू है वो आपकी घट गई है। वैल्यू जो है, परचेजिंग पावर जो है पैसे की, वो घटती है इन्फ्लेशन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब भी इन्फ्लेशन हाई होगी, आरबीआई एसएलआर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और जब भी इन्फ्लेशन को घटाना होगा तो आरबीआई एसएलआर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। जब भी इन्फ्लेशन हाई होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई है, महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति बढ़ी है, तो आरबीआई एसएलआर को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। और जब भी इन्फ्लेशन को कम करना होगा तो एसएलआर को रिड्यूस कर देगा। इन्फ्लेशन, इसको समझने के लिए एक चीज समझिए, मुद्रास्फीति,
इन्फ्लेशन कब कब बढ़ता है? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा और टाइम लेती हूं, एक बार क्विक रिवीजन कराती हूं। सपोज करिए मार्केट में 10 पेन है, ठीक है, और इन 10 पेन को खरीदने के लिए 10 लोग हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं। तो हर एक पेन की वैल्यू जो प्रोड्यूसर है उसने 1 रुपए लगा दी, तो लोग आराम से जाएंगे 1 रुपए की एक पेन खरीदेंगे, सब खुश। लेकिन अब आरओ एआरओ की परीक्षा आ गई और मार्केट में अभी भी 10 ही पेन अवेलेबल है, लेकिन कैंडिडेट्स 1 लाख हो गए हैं। मतलब डिमांड आपका बढ़ गया है अचानक से, लेकिन सप्लाई अभी क्या है? कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो प्रोड्यूसर है वो इस 10 पेन की वैल्यू 1000 कर देगा, कहेगा कि मैं इस 10 पेन को 1000 में बेचूंगा क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। तो पहले जो पेन आप 1 रुपए में ही खरीद लेते थे, अब उस पेन को खरीदने के लिए आपको 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ा और सप्लाई कांस्टेंट रहा, आपने देखा जो परचेजिंग पावर है पैसे की वो आपकी घट गई, क्योंकि जो चीजें पहले, जो पेन 1 रुपए की पहले मिलती थी, आज उसी पेन को खरीदने के लिए आपको 1000 रुपए देना पड़ा। समझ में आ रहा है? बताइए। तो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और लोगों की डिमांड कब बढ़ेगी? आप बताओ, आप डिमांड कब करोगे? जब आपके हाथ में पैसे होंगे। जब मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी आती है तो लोग कहते हैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, और मंथ के एंड में जब सैलरी खत्म होने वाली रहती है तो लोग कहते हैं भाई कुछ नहीं खरीदूंगा, पैसे खत्म हो गए हैं। तो लोग डिमांड कब करते हैं? जब लोगों के हाथ में पैसा आता है, और सेंट्रल बैंक ये चीज जानती है। तो जब सेंट्रल बैंक चाहेगी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो लोगों के हाथ से पैसे को खींच लेगी, और जब आरबीआई चाहेगी कि लोग डिमांड करे तो वो लोगों के हाथ में पैसे दे देगी। लोगों के हाथ में पैसे कहां से आएंगे? बैंक के पास से आएंगे। अगर बैंक अपना लोन सस्ता कर दे, कह दे कि भाई जितना लोन लेना है लो, हम कोई परसेंटेज, हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, तो हर कोई बैंक के पास पैसे लेने पहुंच जाएगा। और जैसे ही लोगों के पॉकेट में पैसे आएंगे, लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, और जैसे ही डिमांड आपका बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन अभी यही काम करो, लोगों के जेब में से पैसे को खींच लो, ठीक है? लोन को महंगा कर दो। लोन लेना मतलब कह दो कि 100% इंटरेस्ट लग रहा, 80% लग रहा, 20%। लोग कहेंगे भाई हमको नहीं खरीदना है घर जेवर एवर, हम ऐसे ही खुश हैं, पेट भर रहा है बहुत, हमको नहीं कोई डिमांड करनी है। तो डिमांड घट जाएगी, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही एसएलआर बढ़ेगा, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो कस्टमर क्या करेगा? बैंक से लोन नहीं लेगा, लोगों की जेब में पैसों की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से लोगों की डिमांड घट जाएगी, और लोगों की डिमांड अगर घटेगी तो इन्फ्लेशन खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब घटते हुए इन्फ्लेशन को अगर बढ़ाना है तो लोगों की डिमांड बढ़ा दो। तो लोगों की डिमांड कब बढ़ेगी? जब बैंक कहेगा आइए हम आपको लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत कम चार्ज करेंगे, तो हर कोई बैंक के सामने लाइन लगा देगा और पैसे ले आएगा बैंक से, क्योंकि उसे बहुत कम इंटरेस्ट देना है। और बैंक इंटरेस्ट कब कम चार्ज करेगा? जब उसे कम एसएलआर और सीआरआर देना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्लास? तो चलिए, यहां पर इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। यहां पर आपका सही उत्तर जो था वो बी था। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप मुझे बताइए। अब देखिए, कुछ कमिटीज, रंगराजन कमेटी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, नरसिम्हन कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है, केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस रिफॉर्म से रिलेटेड है, आबिद हुसैन कमेटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, पेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन से, दीपक पारिक कमेटी यूटीआई से रिलेटेड है, हनुमंत राव कमेटी फर्टिलाइजर से, पारिक कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से, राजाचलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म, रेखी कमेटी इनडायरेक्ट टैक्स, टंडन कमेटी कैपिटल फाइनेंसिंग बाय बैंक, तारापुर कमेटी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, वागुल कमेटी मनी मार्केट इन इंडिया, वाईवी रेड्डी कमेटी रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स रिबेट। ये कुछ कमिटीज हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं।
क्लियर है क्लास? इतनी चीजें, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? चलिए अगला दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। पंचायतों के संदर्भ में नीचे दिए गए में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगर आप आर्टिकल 253 देखेंगे तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। मंडल पंचायतों की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत की बात की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी। ठीक है। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। गलत है, वोटिंग एज आपकी 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक पंचायत में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन 1957 में हुआ था। 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था। 1985 में जीवीके राव कमेटी का गठन हुआ था, और 1986 में LM सिंघवी कमेटी का गठन हुआ। आपके परीक्षा में कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है। 1957 में जीवीके राव कमेटी का गठन हुआ था। 1977 में अशोक मेहता कमेटी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ है। ठीक है। अशोक मेहता कमेटी का गठन कब हुआ है? 1977 में। जीवीके राव कमेटी का गठन 1985 में, और LM सिंघवी कमेटी का गठन आपका 1986 में हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरक्षा में शामिल होना चाहिए गांव जिला राज स्तर, गांव मंडल जिला और राज स्तर, गांव ब्लॉक और जिला स्तर, मंडल और जिला स्तर। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी। ठीक है, 3 टायर सिस्टम की बात इन्होंने विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की थी। तो यहां पर आपका सही उत्तर 3 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज से रिलेटेड थी? तो बताइए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, जीवीके राव कमेटी। तो 1, 2, 4 आपका सही उत्तर है। सशस्त्र विद्रोह पद अनुच्छेद 352 में सम्मिलित किया गया है। आर्म्ड रिबेलियन जो है वो आर्टिकल 352 में शामिल किया गया, किस अमेंडमेंट के तहत? 42nd, 74, 44 या 77? तो याद रखिएगा, आर्म्ड रिबेलियन शब्द को जोड़ा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसके पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म था, आंतरिक अशांति की बात की गई थी, जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया। और कौन सा टर्म जोड़ा गया? आर्म्ड रिबेलियन। यहां पर हम लोग देख लेते हैं, हमारे संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी की बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में दिया गया है, वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। ग्राउंड क्या क्या है? अगर वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिबेलियन है, जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, अगर इन तीनों में से कोई भी ग्राउंड है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है तो प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यहां पर एक प्रश्न इस पॉइंट से बनता है कि जब भी राष्ट्रपति शासन की बात हम करते हैं या वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं, तो इन दोनों में याद रखिएगा, इन दोनों में जो अप्रूवल है दोनों हाउसेस द्वारा, स्पेशल मेजॉरिटी वाला, वो विद इन 2 मंथ मिलना चाहिए। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे, नेशनल इमरजेंसी की, तो विद इन 1 मंथ।
मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर की गई है तो उससे दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए विद इन 1 मंथ ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन, जब लगाई गई है। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो यहां पर दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, ध्यान रखिएगा, विद इन 2 मंथ ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में दोनों हाउसेस द्वारा सिंपल मेजोरिटी और 2 मंथ। यहां पर क्लास आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा एग्जामिनर पेपर में चेंजेस कर सकता है। बस ये याद रखिएगा, जब भी हम नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, यहां पर जो मैं आपको बता रही हूं राष्ट्रीय आपातकाल, तो यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए दोनों हाउसेस द्वारा विद इन 1 मंथ। ये याद रखिएगा, 1 महीने का प्रोविजन है। यहां पर प्रेसिडेंट रूल में बात करेंगे हम, तो यहां पर भी स्पेशल मेजोरिटी से, लेकिन विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। और यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी से, और कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए दोनों सदनों द्वारा। अब नेशनल इमरजेंसी को हटा कौन सकता है? प्रेसिडेंट हटा सकता है बाय रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जब लोकसभा कहेगी। प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी प्रेसिडेंट हटा सकता है, ठीक है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी भारत में 1962 में, 1971 में, 1975 में लग चुकी है। प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करेंगे तो ये तो बहुत बार लगा है, ठीक है, बहुत बार लगा और अभी भी लगता रहता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी नहीं लगी है। क्लियर हो गया होगा। 4th प्रश्न, परमाणु घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान से पढ़िएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटॉन घनात्मक रूप से अवशेषित परमाणु कण है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो बताइए यहाँ पर आपका कौन सा गलत है? देखिए, प्रोटॉन की बात जब हम करते हैं तो आपको पता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, एकदम सही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है। जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर मेक्स अप द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये भी बिल्कुल सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या लिखा? प्रोटॉन धनात्मक रूप से अवशेषित परमाणु कण है। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रोटॉन धनात्मक रूप से अवशोषित यहाँ पे क्या होना चाहिए? अपरमाणु कण है, ठीक है, ये याद रखेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था। समझ में आ गया क्लास? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां प्रश्न, डॉपलर का प्रयोग नहीं किया जाता है कहां पर? अब देखिए, जैसे आपसे एक बार परीक्षा में एक्सरे पूछा था कि एक्सरे की खोज किसने की थी, ठीक है, तो उसी तरीके से डॉपलर इफेक्ट से भी रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप में से जिन स्टूडेंट ने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैम इन दोनों टॉपिक पर क्यों फोकस करी, क्योंकि ये आपकी पास्ट ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न जो है वो आसान की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो गलत भी हो जाएंगे, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट का प्रयोग कहाँ नहीं होता? रडार में, ठीक है, या फिर वेग रूपरेखा प्रबंधन में, क्वांटम कंप्यूटर में, या फिर खगोल में। तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट का यूज कहाँ नहीं होता? क्वांटम कंप्यूटर में। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6वां प्रश्न देखिए, प्याज को छीलते समय निम्नलिखित में से किसके कारण हमारे आंखों में आंसू आते हैं? ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। प्याज में ऐसा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है जिसके वजह से हमारे आंख में आंसू आते हैं जब हम उसको छीलते हैं? सल्फ्यूनिक अम्ल एसिड, ठीक है, यहाँ पे परक्लोरिक अम्ल, मेथानोइक, या फिर
क्लोरिक। तो बताइए क्लोरिक है कि मेथानोइक है या परक्लोरिक है या फिर सल्फोनिक है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका सही उत्तर है ए, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ए आपका सही उत्तर। सल्फोनिक एसिड की वजह से क्या होता है? प्याज छीलते समय आंखों में से आंसू निकलता है। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी बताइए। यहां पर बारबरा ने, वॉटसन और क्रिक ने, कैम्पबेल ने या फिर जेन गुडाल ने? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है बारबरा मैक्लिंटॉक। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। ये भी एक डायरेक्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग एलईडी बल्ब में किया जाता है? तो एलईडी बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है बताइए। आर्गन का, मरकरी वेपर का या फिर सोडियम वेपर और नियॉन का या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है क्लास? एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, यहां पर जब हम एलईडी की बात करते हैं ना क्लास, तो एलईडी में सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आप, जब भी हम एलईडी की बात करते हैं तो लाइट एमिटिंग डायोड में सेमीकंडक्टर के यूज से बनता है और यहां पर कोई भी गैस नहीं प्रेजेंट होती है। ये चीज याद रखिएगा, एलईडी में किसी भी गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां पर जितनी भी आपका गैस दी है कोई नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेनली पी टाइप, एन टाइप हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं और यहीं पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर आपका जाता है, जिसकी की वजह से जब उसको चार्ज मिलता है तो वो कंडक्शन करने लगता है। तो ये बहुत डीप में हो जाएगा, इतना आपको नहीं जानना। बस याद रखिए कि यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं? सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। तो एलईडी का निर्माण जो है वो पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों की एक साथ लाकर किया जाता है और यहाँ पर किसी भी गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका डी सही उत्तर हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तनाव हार्मोन है? तो बताइए स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, फिर सेरोटोनिन या फिर एड्रेनालाइन? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में से ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है कॉर्टिसोल, बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जब हम सेरोटोनिन की बात करते हैं तो ये ना हैप्पीनेस, फोकस, कामनेस इन सब से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसको हम लोग हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। डिप्रेशन को कम करने के लिए सेरोटोनिन का यूज किया जाता है, आपको अच्छा फील कराने के लिए। तो इसको याद रखिएगा, ये हैप्पीनेस हार्मोन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां प्रश्न। ये वाला क्लियर हो गया था ना क्लास? यहाँ पर हम लोग कॉर्टिसोल की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है। देखिए, कॉर्टिसोल एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्टेरॉयड हार्मोन है, जिसे तनाव प्रतिक्रिया के संबंध में प्रायः तनाव हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, यह शरीर की कई प्रक्रियाओं में भी योगदान देता है। ये अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और यह शरीर के निम्नलिखित कार्यों में के नियमन में शामिल होता है, जैसे रक्तचाप का नियंत्रण। ठीक है, ग्लूकोज की बात करें हम, ठीक है, फिर उसके बाद प्रतिरक्षा कार्य की बात करें, इंसुलिन उत्सर्जन की बात करें। तो आपको पता है जब आपको स्ट्रेस होता है तो उसके कारण आपका बीपी बढ़ने लगेगा, बहुत सी चीजें हैं ना, तो वही है। तो यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हो गया और अगर हम बात करेंगे लव हार्मोन तो वो सेरोटोनिन हो गया। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी की बात की गई है यहाँ पर, तो बताइए वॉल्यूम, मोमेंटम, स्पीड या फिर मास? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? देखिए, स्केलर क्वांटिटी और हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, हम लोग सदिश राशि की बात करते हैं और असदिश की बात करते हैं। यहाँ पर ये सदिश आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों को लेके चलना पड़ता है ना,
नहीं तो इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं कि मैम हिंदी समझ ही भी नहीं आ रही है बिल्कुल, तो वो बात मैं समझ सकती हूँ। देखिए क्लास, ये है कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो नहीं समझ में आते। जैसे अभी अगर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से कहूँ सदिश और असदिश, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनको नहीं समझ में आएगा। तो वहां पर हमें दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मेरा तो इंग्लिश चलता है, इंग्लिश भी चलता है, हिंदी भी चलता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आता हो दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स को। अगर किसी भी माध्यम के, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम सदिश और असदिश की बात कर रहे हैं। सदिश मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक है, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है, दिशाएं होती हैं, ठीक है, वो मैटर करती हैं वेक्टर क्वांटिटी में। और असदिश की बात जब हम करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर दिशाओं का कोई ऐसा रोल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर जब भी हम इन्हें लिखते हैं तो यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। जैसे अभी आप करें वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम कितना है किसी चीज का, इसमें डायरेक्शन का क्या रोल है, दिशा का क्या कोई रोल है, नहीं रोल है ना। तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये आपका एक असदिश राशि होगी। ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होगी। तुम बताओ कितना वॉल्यूम है किसी चीज का मेजर कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगी, असदिश हो गया। स्पीड की बात हम करते हैं, कितने स्पीड से चल रहे हो, हाँ कितने स्पीड से चले, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर वेलोसिटी की बात करेंगे हम, तो वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर डायरेक्शन का रोल आ जाता है क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, मास में डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। मोमेंटम में डायरेक्शन का रोल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गया आपका, मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मोमेंटम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मास इंटू वेलोसिटी की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी की बात आ गई, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी मैंने आपको बताया है कि वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक यूरिया उत्सर्जी जानवर नहीं है। ठीक है, यूरिया उत्सर्जी जानवर कौन सा नहीं है, तो बताइए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए बर्ड दिया, स्तनधारी दिया, अभयचर दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिया गया है इलास्मो ब्रांच फिशेस। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। डी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात की गई है। जो वेस्ट बॉडी में से निकल रहे हैं वो अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो उनकी बॉडी में से जो वेस्ट होते हैं वो एमोनिया के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, एमोनिया के फॉर्म में, तो उसको हम अमोनिया उत्सर्जी जानवर कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो एमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख रही हूं एमोनोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ ये जो वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी का, उसमें जो नाइट्रोजन होता है ना वो एमोनिया के फॉर्म में इनके बॉडी से निकलता है। ठीक है, इसमें आपके एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, ठीक है, वो सब आ गए, फिशेज आ गई। लेकिन यहाँ पर जो फिश का नाम मैंने आपको बताया वो एक एक्सेप्शन है, ये चीज याद रखिएगा। फिर जब यूरियोटेलिक एनिमल्स की हम बात करते हैं तो जो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं ये किस फॉर्म में कचरा निकालते हैं, नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, इसमें मैमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और
यूरिकोटेलिक की बात करेंगे, ये यूरियोटेलिक है और ये यूरिकोटेलिक है, ठीक है। यूरिकोटेलिक की अगर हम बात करेंगे तो इनमें जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से निकलते हैं। इसमें कीड़े आ गए, छिपकली आ गए, सांप आ गए, पक्षी आ गए, ठीक है, बर्ड्स आ गए। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास। तो यहाँ पे यूरिकोटेलिक था, ये क्या था, यूरिकोटेलिक, मतलब यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो अपने बॉडी में से वेस्ट को किस फॉर्म में निकाल रही हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, 12वें प्रश्न को। अम्ल राज की बात की गई है, तो बताइए एक्वा रीजिया किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का, पर क्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या हाइड्रोब्रोमिक एंड क्लोरिक एसिड का। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, एक्वा रीजिया की अगर हम बात करें तो रॉयल वाटर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसमें 3:1 का रेशियो होता है, हिंट मैंने दिया। तो बताइए 3:1 का रेशियो किसका किसका होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसका, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं 13 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे एरोमेटिक यौगिकों का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है, नियोप्रीन को, बेंजीन को, या थायोकोल को, या फिर फॉर्मेलिन को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी में से। तो फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से हम जानते हैं बेंजीन को, ठीक है। बी आपका सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड के निर्माण में, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड आपके डिफरेंट जिसमें एरोमा होता है, खुशबू होती है, उनका निर्माण किया जाता है ना, तो इसको एज अ कंपाउंड, या हम कह सकते हैं इसको एज अ मेन कंपाउंड यूज किया जाता है, इसी वजह से, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको एज अ मेन एलिमेंट यूज किया जाता है। जब भी हम विभिन्न सुगंधित यौगिकों के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें मूल तत्व के रूप में हम बेंजीन का प्रयोग करते हैं, इसी वजह से इसे फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। बी आपका सही उत्तर हो गया। 14 प्रश्न देखते हैं। मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर बनाए गए प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या है, तो बताइए, प्रकृति क्या है, सॉरी, प्रकृति क्या है। तो बताइए, जो ह्यूमन आईज में रेटिना पे जो आपकी इमेज फॉर्म होती है, ह्यूमन आईज में, ह्यूमन आईज की जो रेटिना है उस पे जो इमेज फॉर्म होती है वो किस नेचर की होती है, वास्तविक और सीधी, वास्तविक व और उल्टी, आभासी और सीधी, या आभासी और उल्टी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो इमेज रेटिना में फॉर्म होती है वो आपकी हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है। बी आपकी सही उत्तर होगा, बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये रेटिना है, ठीक है। ये इमेज है, ये लड़की की फोटो आप देख रहे हैं अपने आंख के थ्रू। तो यहाँ पर उसकी इमेज जो है वो रियल फॉर्म हो रही है, लेकिन उल्टी फॉर्म हो रही है ना। तो इसी वजह से देख रहे हैं उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है। तो हम क्या कहते हैं, जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है, लेकिन रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म होती है। चलिए अगला देखते हैं 15 प्रश्न। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग क्या होता है। तो बताइए, लिटमस सॉल्यूशन जब एसिडिक भी नहीं होता, बेसिक भी नहीं होता, तो इसका कलर क्या होता है, व्हाइट, येलो, ब्लैक, पर्पल। तो अगर आप लोगों में से स्टूडेंट्स ने 10th क्लास तक भी साइंस लिया होगा तो उनको पता होगा इसका उत्तर। यहाँ पर आपका सही उत्तर है, जब वो नीदर एसिडिक होता नॉर बेसिक तो उसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, रेड लिटमस पेपर जब आपका ब्लू कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है रेड लिटमस पेपर, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन, अगर हम किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को डाल रहे हैं और रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है, ये जो सॉल्यूशन है वो आपका एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका
एल्कलाइन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जब रेड लिटमस पेपर को हम किसी भी एसिड में डालते हैं और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, मतलब रेड लिटमस पेपर रेड में ही रहता है, तो इसका मतलब वो आपका एसिडिक होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर वो आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब एल्कलाइन होता है। इसी तरीके से जब हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब वो एसिडिक नेचर का है। और जब उसका रंग ब्लू का ब्लू बना रहता है तो मतलब वो आपका एल्कलाइन नेचर का है। ये चीज समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम अम्लीय और क्षारीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको प्लांट डिजीज दिया गया है, दूसरी तरफ आपको कवक के नाम दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, कवक के नाम ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं कि पढ़ने में एकदम से परेशानी हो जाती है। तो आप लोग खुद ही पढ़िए इस प्रश्न को। ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्लास। कैसे कैसे लोग कवक के नाम याद रखते हैं। अच्छा, ऐसे प्रश्न आपके आरओ यारो में पूछे जाते हैं, ज्यादातर चांसेस है। पीसीएस में तो नहीं पूछे जाते हैं। अब इक्का दुक्का प्रश्न कभी पूछ ले तो समझ लीजिएगा, अगर याद है तो सही करके आइए, नहीं तो मान के चलिएगा कि ये छोड़ने वाला प्रश्न है। देखिए क्लास, मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं ना, कुछ कुछ मतलब आपके प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको कि आपको छोड़ देना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये कहूं कि आज से आप लोगों को फंगस के नाम याद करने हैं, कवक के नाम याद रखने हैं, तो ये गलत होगा। अगर परीक्षा में कभी भी आपसे कवक के नाम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ भी लिया तो मैं कहूंगी उसको छोड़ देना। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। ठीक है, इसलिए छोड़ देना क्योंकि जो स्टूडेंट साइंस साइड के हैं, जिनको कि कवक के नाम याद है, उनके लिए तो आप स्कोरिंग है वो क्वेश्चन। लेकिन जो साइंस साइड के नहीं है, जिनको एक भी कवक का नाम नहीं याद है, उनसे मैं कहूं कि एक क्वेश्चन सही करने के लिए आप अपने दिन मतलब अपने पूरी तैयारी का आधा समय खराब कर दीजिए, मतलब कवक के नाम रटने लगी। हाँ, तो फिर ये गलत होगा। पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली भी स्टडी करनी है। अभी किसी टॉपिक से एक प्रश्न पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टॉपिक पे एकदम पीएचडी कर लेनी है आपको, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कवक के नाम याद करना आसान नहीं होता है। पास्ट ईयर में अगर ऐसे कोई प्रश्न पूछे हैं तो उसको पास्ट ईयर का क्वेश्चन समझ के याद कर लेना, क्योंकि अगर रिपीट हुआ तो सही है। लेकिन मैं कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि जाओ साइंस की बुक उठाओ और सारे कवकों के नाम याद करो, क्योंकि इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। उस एक प्रश्न को सही करने के चक्कर में आपके कई प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो पढ़ाई भी ऐसा करो, देखो कहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्या वो पढ़ने लायक टॉपिक है, याद रहेगा तो उसको पढ़ो। जैसे पॉलिटी के प्रश्न सही होने चाहिए, जियोग्राफी के प्रश्न जो है आपके ट्राइब्स को लेके या फिर विंड्स को लेके, करंट को लेके, कि वो जो ओशियनिक करंट की बात मैं कर रही हूँ, इन सब को लेके, ये और वॉल्केनिक इरप्शन को लेके ये सब पूछा जाता है कि कौन सा कोयला कहाँ पाया जाता है, आयरन कहाँ पाया जाता है। तो ये सब याद कर लो, क्योंकि ये पूछता है, रिपीट भी होता है। तो मैं कहूंगी इसको याद करो, लेकिन अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि सारे कवकों के नाम याद करो। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। हाँ, पास्ट ईयर में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसको एक बार याद कर लेना, थोड़ा टाइम लेके। चलिए, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो मैं बता दूं, गेहूं का रतुआ रोग जो है वो किस वजह से होता है? अल्टर्निया सोलेनाई की वजह से। ठीक है, सोलेनाई की वजह से, अल्टर्निया सोलेनाई की वजह से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आराम से बाद में पढ़ लीजिएगा। 17 प्रश्न, शिक्षा, अनुसंधान और विकास आदि से संबंधित गतिविधियां आती हैं किसके अंतर्गत? बताइए। चतुर्थ क्षेत्रक के अंदर, द्वितीय क्षेत्रक के अंदर, पंचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वार्टरनरी की बात की गई है, क्वार्टरनरी की, फिर सेकेंडरी की बात की गई है, फिर क्यूनरी की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत, क्वार्टरनरी सेक्टर के अंतर्गत। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा इस फिगर के थ्रू। देखिए, हम मेनली 5 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले आपका प्राइमरी हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी, फिर
क्वीनरी। अब देखिए, जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ गया, फिशिंग आ गई, हस्बेंड्री आ गए, ठीक है, एक्सट्रैक्शन आ गया, माइनिंग आ गया। मतलब आप नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। खेती कर रहे हो, खेती में क्या कर रहे हो, गेहूं उगाया और काटा, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। ऐसी बात तो है नहीं कि गेहूं ले जा रहे हो, फिर उसके बाद उसको पीस रहे हो, फिर उससे बिस्किट बना रहे हो, तो वो दूसरा चीज हो गया, वो आपका सेकेंडरी उसमें आ जाएगा। प्राइमरी मतलब हम एग्रीकल्चर की बात करें, गेहूं उगाया, गेहूं काटा, बेचा। माइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिशिंग की बात कर रहे हैं, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आ गया। सेकेंडरी की बात करेंगे क्लास, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, फूड प्रोसेसिंग आ गया, ठीक है। अगर हम चाइना की इकोनॉमी देखें तो चाइना ने सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया, सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस किया है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ना चाइना में, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस सेकेंडरी उस पर किया है। और टर्शरी क्या है, जैसे हम सर्विसेज की बातें करते हैं, रियल एस्टेट में सर्विस, हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं, रिटेल की बात करते हैं, जहां पे सर्विस सेक्टर, आईटी की बात करते हैं, ये सब टर्शरी हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भारत जो हमारा था वो कृषि प्रधान देश था, तो हम लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड इकोनॉमी थे, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे हमारा ज्यादा फोकस था। और प्राइमरी सेक्टर से हमने डायरेक्ट स्विच किया टर्शरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे, सॉफ्टवेयर पे, आईटी कंपनीज पे, ठीक है। हमने कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इसीलिए अब आप देखते हैं कि जो सरकार है, हमारी सरकार, वो क्या कहता है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी फोकस करने की जरूरत है, हमें चीजों को अपने यहाँ इंडिजिनस प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत है, ठीक है। जो स्वदेशी चीजें हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है। ये चीज समझ में आ गया ना। अब देखिए क्वाटरनरी और क्वीनरी की बात करते हैं। क्वाटरनरी में आपका एजुकेशन आ गया, रोबोटिक्स आ गया, मीडिया आ गया, ठीक है, ये सब आपका क्वाटरनरी आ गया। जैसे कि अभी हमने प्रश्न में आपसे पूछा था, चतुर्थ क्षेत्रक में क्या क्या आते हैं, आपकी शिक्षा आती है, अनुसंधान आता है, विकास आता है, मतलब हम रिसर्च करें, किसी चीज पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और क्यूनरी की बात करेंगे तो यहाँ पर एनजीओ आ गया, वेलफेयर से रिलेटेड चीजें, नर्सिंग आ गई, ठीक है, पुलिस सर्विस आ गई, चाइल्ड केयर आ गई। तो हम एक तरीके से नर्चर की बात कर रहे हैं, हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं क्यूनरी में। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। चलिए, तो ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहें ना तो इसको एज इट इज नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए क्लास बताइए मुझे कि जब हम उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, ठीक है। फिर हम प्रदेशीय औद्योगिक और निवेश निगम की बात करते हैं, यूपी राज्य चमड़ा विकास और विपणन निगम की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम राज्य औद्योगिक विकास निगम की बात करते हैं। तो स्टेट इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो कहां पर है, वो आपका कानपुर में। इस पे पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो कानपुर में है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन आगरा में है, सही है, ठीक है। प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लखनऊ में है, सही है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड जो है वो बनारस में है। तो बताइए ये आपका सही है कि गलत, ये आपका गलत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड जो है वो आपका कानपुर में है, ना कि बनारस में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ पर है, चेन्नई में, भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आपका सही उत्तर है नई दिल्ली में, ठीक है, C आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लास, रबड़ बोर्ड की जब हम बात करेंगे, रबड़ बोर्ड कहाँ पर है आपका, केरल में है, ठीक है। चाय बोर्ड की बात करेंगे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री
प्रसंस्करण जो है वो नई दिल्ली में। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की बात की जा रही है यहाँ पर, ये पुणे महाराष्ट्र में। तंबाकू बोर्ड आपका आंध्र प्रदेश में गुंटूर में। फिर मसाला बोर्ड कोच्चि में केरल में। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? संघाई में है, ब्रसेल्स में है, पेरिस में है या फिर बोकारो में है? ए बी सी डी में से सही उत्तर कौन सा है? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है ब्रसेल्स में। ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपका ब्रसेल्स में है। बी आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 21वां। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड स्थापित किया गया था कब? 1951 में, 56 में, 67 में या फिर 74 में? डायरेक्ट प्रश्न है ना, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है ऐसा। तो याद रखिएगा, यूपी राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 23 मार्च 1974 में की गई थी। तो डी आपका सही उत्तर है। 22वां प्रश्न देखते हैं। that are used in the production of other product but are not incorporated into new product are called, उनको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, पब्लिक गुड्स कहते हैं, इंफीरियर गुड्स कहते हैं या फिर कैपिटल गुड्स कहते हैं? तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पूंजीगत वस्तुएं उन उत्पादों को कहा जाता है जिनका उपयोग अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है लेकिन नए उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है इन्हें। ठीक है, इनमें मशीन उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, प्रक्रिया प्लांट उपकरण, निर्माण और खनन उपकरण, बिजली के उपकरण आदि शामिल होते हैं। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। 23 देखते हैं। भारत के योजना आयोग को स्थापित किया गया था कब? बताइए। 1947 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1950 में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्लानिंग कमीशन का स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। और अब आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर हमने नीति आयोग की स्थापना की है। ठीक है, चलिए 24 प्रश्न देखते हैं। किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो बताइए किसके पास होती है क्लास? किसी भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब घोषित करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास या फिर होम मिनिस्टर के पास? तो ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति होती है। तो आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन युग का साक्ष्य व्यवहारिक रूप से सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है? तो यहाँ पर बोला गया है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टोन एज वॉज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। तो यहाँ पर पैलियोलिथिक की बात की गई है, मेसोलिथिक की बात की गई है, नियोलिथिक की बात की गई है या फिर नन ऑफ द एबव की बात की गई है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम पूरा पाषाण कालीन युग के साक्ष्य को देखें तो वो व्यवहारिक रूप से सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदान को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में आपको इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो बताइए कब? 1605 में, 1609 में, 1613 में या फिर 1617 में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर याद रखिए क्लास 1612 की अगर हम बात करें तो 1612 में थॉमस बेस्ट आया था। ठीक है, थॉमस बेस्ट का नाम आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को सूरत के तट पर पराजित किया था 1612 में। ठीक है, इसने मुगल सम्राट जहांगीर को प्रभावित किया और उसने वर्ष 1613 के प्रारंभ में सूरत में थॉमस एडवर्ड्स की अगुवाई में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1613 होगा। हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछे कि कौन सा मुगल शासक था उस समय, तो याद रखिएगा सम्राट जहांगीर। ठीक है, और पुर्तगालियों को सूरत के तट पर पराजित किया था थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सूरत के तट पर पराजित किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और किसके राज में पहली फैक्ट्री की बात की गई, तो वो जहांगीर की। तो सी आपका सही उत्तर है। 27 देखते हैं, भ्रांति होती है, मिराज की बात की गई है। भ्रांति जो होती है वो रिफ्लेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से मिराज की बात की गई है, भ्रांति की बात की गई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे आप समझिए कि आप एक रेगिस्तान में चल रहे हैं और रेगिस्तान में कहीं भी दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन चलते चलते आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़े दूर पर पानी है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके पास गए तो आपने देखा नहीं, यहाँ पर भी सूखा है, पानी नहीं है। एक तरीके की भ्रांति आपको हुई। तो ये फिनोमिना किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 28वां, निम्नलिखित में से कौन से मंगल का प्राकृतिक चंद्रमा है? तो मंगल का प्राकृतिक चंद्रमा कौन सा है? डिमोस है, यूरोपा है, या फिर ये दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आपका सही उत्तर क्या है। मंगल के पास 2 प्राकृतिक चंद्रमा है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? अगर हम देखें तो एक आपका डिमोस है जो कि बिल्कुल सही दिया गया है, और दूसरा आपका फोबोस है। याद रखिएगा कौन सा है? फोबोस। तो यहाँ पर यूरोपा नहीं है। ठीक है, फोबोस है और डिमोस है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 29। नॉर्थ वेस्ट इंडियन रिसीव विंटर रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दैट ओरिजिनेट ओवर द, किसके वजह से बताइए? रेड सी, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, या फिर मेडिटेरेनियन सी? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो शीत ऋतु के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रवेश करती है, वो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाया जाता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 30 प्रश्न को। निम्नलिखित उदाहरण में किस प्रकार की खास श्रृंखला का अनुसरण किया गया है? तो बताइए। कूड़ा करकट, ठीक है, केचुआ, चिकन, फिर बाज की बात की गई है। तो यहाँ पर कूड़ा करकट में किसकी बात की गई है? अर्थवॉर्म की, केचुओं की बात की गई है। फिर केचुओं को कौन खा रहा है? चिकन खा रहा है। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर वो मुर्गा खा रहा है। ठीक है, और मुर्गे को कौन खा रहा है? बाज खा रहा है। तो ये किस तरीके का है आपका? तो बताइए। यहाँ पर चराई आधारित खाद्य श्रृंखला की बात की गई है, अवशेष आधारित खाद्य श्रृंखला की बात की है, जिसको कि अपरद भी बोला गया, डेट्रिटस फूड चेन की बात की गई है। तो क्लास देखिए, एक चीज याद रखिएगा, जब भी फूड चेन जो है वो आपके ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो। किससे? ग्रीन प्लांट से, हरे पेड़ पौधे से। जैसे ग्रीन प्लांट है, ग्रासेस हैं, हम कह रहे हैं घास है। ठीक है, ग्रास को कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। टिड्डे को कौन खा रहा है? टिड्डे को फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? यहाँ पे हम ग्रास ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रही है। तो यहाँ पर जो फूड चेन है वो किससे स्टार्ट हो रही है? वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है। तो इससे हम चराई आधारित खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, और जब भी फूड चेन आपकी किसी अवशेष से या फिर लिटर से, कूड़े से, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई मरा हुआ जानवर है उस पे से स्टार्ट हो रही है, तो हम उसको डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अपरद आधारित खाद्य श्रृंखला। बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि लिटर से, कूड़ा करकट से स्टार्ट हो रही है और फिर जाकर आपका बाज तक पहुंच रही है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए 31 देखते हैं हम लोग। आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित
में से कौन सा सही नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पर की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन पर जोर देना होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है, ठीक है, प्रतिस्थापन की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा है, यह एक प्रकार की संरक्षणवादी आर्थिक नीति है। फिर उच्च शुल्क और कोटा इस नीति के समान उपकरण है और उसका प्रयोग केवल सबसे विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। आयात प्रतिस्थापन की नीति का अर्थ क्या होता है? जब सरकार आयात को विनियमित करने के लिए व्यापार शुल्कों का उपयोग एक नीति साधन के रूप में करती है और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करती है। तो इसके पीछे मूल विचार आयात घरेलू सामानों के साथ प्रतिस्थापन करना है। तो यही हम क्या कहते हैं, आयात प्रतिस्थापन। समझ में आ रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर एम्फेसिस देते हैं, तो हाँ देते हैं, ठीक है। ये एक तरीके की संरक्षणवादी आर्थिक नीति है, प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने इंपोर्ट को समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करें। देखिए क्लास, हम चाहेंगे कि हमारे ही देश में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, तो हम इंपोर्ट नहीं करना चाहेंगे बाहरी देशों से चीजों को। ये चीज समझ में आ रहा है ना? हम बाहर से चीजों को इंपोर्ट करना नहीं चाहेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करने की बात करेंगे। हाँ, हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, संरक्षणवादी आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाई टैरिफ एंड कोर्ट आर कॉमन टूल ऑफ दिस पॉलिसी, सही बात है ये भी। एंड इट इज ओनली यूज्ड बाय द मोस्ट डेवलप्ड नेशन, ये आपका गलत है, ठीक है। डी आपका गलत है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इस नीति के समान उपकरण उच्च शुल्क और कोटा। उच्च शुल्क के पक्ष में तर्क यह है कि विकासशील देशों में उद्योगों को विकसित करना बाकी है तथा इसलिए उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसे आमतौर पर शिशु उद्योग तर्क कहा जाता है और प्रायः वर्ष 1991 के सुधारों से पहले की शुल्क, लाइसेंस और कोटा की नीति को सही ठहराने के उद्दित किया गया था इसे, ठीक है। आपको पता है, अब हम एलपीजी की बात करते हैं ना, लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से की बात करते हैं अब हम, ठीक है, एलपीजी की। लेकिन इसके पहले क्या था, लाइसेंसिंग थी। हमें कोई भी इंडस्ट्री अपने यहाँ स्टैब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, कोटा था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो था वो इसको प्रोत्साहन देता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर हो गया। 32 देखते हैं, नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब आपका मनाया जाता है? 29 जुलाई, 21 अप्रैल, 10 दिसंबर या फिर 14 मई। तो 21 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं बताइए? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ये आपका क्या सही है? ये बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन में से एक था? तो बता दीजिए, सुधारवादी आंदोलन की बात की गई है, यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज, देवबंद आंदोलन, या ए और दो दोनों, या फिर ना एक ना दो। तो यहाँ पर सुधारवादी आंदोलन आपका जो था वो था प्रार्थना समाज, ए आपका सही उत्तर है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जब हम सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो मेनली सुधार आंदोलन आपका दो तरीके का था, एक सुधारवादी आंदोलन था, दूसरा आपका पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, ठीक है। यहाँ पर दोनों में देखिए, सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी दोनों आंदोलन खोई हुई धार्मिक शुद्धता जिसमें वह सुधार चाहते थे के लिए उनके परिवर्तित होते स्तर पर आधारित थे। यहाँ पर बस एक अंतर था देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं जैसे ब्रह्म समाज की, अलीगढ़ आंदोलन की, तो यहाँ पर हमने सुधार की बात की, ठीक है। और एक बात हम करते हैं कि बैक टू वेदास, ठीक है, बैक टू वेदास की हम बात करें, पूरी जो हमारी जो पहले की चीजें थी उसकी तरफ चलो। तो आर्य समाज, देवबंद आंदोलन की हम बात करते हैं, जो हमारी संस्कृति थी पहले की, जो हमारी पहले की चीजें चलती थी, वेदा थे, उनको फिर फॉलो करने की हम बात करते हैं, ठीक है। तो वो पुनरुत्थानवादी आंदोलन हो गया। सुधारवादी, जैसे हमने कहा सती प्रथा नहीं हम मानेंगे, ठीक है, हम विडो रीमैरिज को प्रमोट करेंगे, तो ये सुधारवादी आंदोलन थे।
तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर था। 34th देखते हैं, आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकी अंग के लिए किया जाता है? सुसाइडल बैग की बात की गई है, लाइसोसोम द्वारा, सेंट्रोसोम द्वारा, राइबोसोम द्वारा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ये प्रश्न मैंने पहले भी डिस्कस किया है और आपको पता भी होगा कि सुसाइडल बैग के नाम से हम लोग लाइसोसोम को जानते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन को, वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जिस सेल में प्रेजेंट होता है वो उसी सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसीलिए इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ए आपका सही उत्तर है। 35th देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए तेंदू है, ठीक है, एलेक्स वुड है, फिर खिजड़ी है, फिर होलेक है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एग्जाम्पल में आपका खिजड़ी आता है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। लास्ट में जाते जाते एक चीज कहूंगी कि अपने पे भरोसा रखिए, परिश्रम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो जितना भी समय अभी आपके पास बचा हुआ है, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करिए। किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।